हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCS अकेडमी। तो बेटा हम लोग बिजनेस स्टडी में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसे बोलते हैं, 1991। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि 1991 से पहले इंडिया में जो है बिज़नेस करना थोड़ा टिपिकल था। टिपिकल क्या था? यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। उसके बाद क्या था कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था। ठीक है, और ये ओपन इकोनॉमी उतनी हद तक नहीं थी, बहुत कम ही तक, ये सीमित दायरे तक ही थी। फिर हुआ क्या कि 1991 में हमारी जो वो थी वैल्यू थी बहुत गिरती गई और सरकार के पास करेंसी क्राइसिस हो गई। तब उस समय मनमोहन सिंह की जो है हमारे फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो मनमोहन सिंह आप जानते हो, श्री मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया कि उस समय ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने में उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। ठीक है, हुआ क्या कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को, जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, और उसमें सबसे पहले था कि हमने एबॉलिश किया लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पहले कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कि सरकार से परमिशन। अब क्या था कि उसका सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहे किसी टाइप का, उसे थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन जो है या पेपर वर्क कंप्लीट करके वो स्टार्ट कर सकता था। इसी तरह पब्लिक सेक्टर के रोल को हमने डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे बहुत कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने फ्री एंट्री किया। पहले कहते कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पार करके इन्वेस्ट करना था, तो ऐसे कैसे बहुत दिक्कत होता था, तो कई कंपनियां आती नहीं थी। ठीक है, इसी तरह हमने MRTP एक्ट को भी लागू किया। तो अब एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो क्या क्या। तो सबसे पहले क्या आता है? एबॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। तो हमने बताया नाउ देर आर ओनली 3 इंडस्ट्री फॉर विच लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी। दीज आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। तो सरकार ने कहा कि ये 3 जो सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट, इनको प्रायोरिटाइज ना करके बाकी जितने इंडस्ट्री है सब में प्राइवेट एंटिटी को भी कहा गया आप भी आइए इसमें काम करिए। उसका सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? पब्लिक सेक्टर्स रोल डायल्यूटेड। तो देखो यहाँ पर क्या था कि 1991 से पहले अधिकतर सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी कंपनियां वही काम करती थी। वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स जो हुआ करते थे उनको उनका एंट्री अलाउ नहीं था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी कहा गया कि जहाँ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां काम कर रही हैं जिस फील्ड में, आप भी आके यहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बोलता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991 सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ओपन द डोर्स टू प्राइवेट सेक्टर। और इसके साथ ही इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। अगला क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इसमें क्या आता है कि सरकार ने क्या किया, जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब उनके शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया पब्लिक को। ठीक है, इससे क्या हो कि पब्लिक जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी क्या की, वो भी प्राइवेट जो सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा लेने लगी। ठीक है, अपना मतलब हिस्सा खरीदने लगी। फिर चौथा क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल पॉलिसी। तो इसमें क्या था कि द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वॉज इंक्रीज एंड इन मेनी सेक्टर 100% FDI वाज परमिटेड। तो यहाँ पर सरकार ने सिर्फ प्राइवेट प्लेयर को बिजनेस करने के लिए ही नहीं अलाउ किया, इन्होंने बाहर के जो फॉरेन प्लेयर है, जो अमेरिका, यूएसए अमेरिका, एक ही है, आपकी चाइना, जापान, तो इन सारे देशों में भी जो अगर कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से अगर कोई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कई सारे सेक्टर में सरकार ने 100% तक अलाउ कर दिया कि आप 100% तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेजर इम्पैक्ट करें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को, तो यहाँ पर हम इसे LPG स्कीम के रूप में भी जानते हैं। आपसे एग्जाम में बोल देगा LPG स्कीम क्या है। तो नॉर्मली जो है आप लोग याद रखिए, हमने 11th में भी कई बार बताया है इसको। ये नहीं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप लिख के आ जाएंगे, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। तो 12th में आपसे अधिकतर ये पूछता है, वाइवा में लेके 1 नंबर के मार्क्स में पूछता है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के जो मेन ब्रांच थे वो ये 3 थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एक ही करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था? इट मीन्स, थोड़ा सा छोटा, इट मीन्स लिबरलाइजिंग economy from unnecessary control and regulation and making the economy more competitive. The 1991 policy introduced following measures of liberalization. तो इसमें लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल होते हैं, मतलब लिबरल का हिंदी क्या होता है? मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी के प्रति लिबरल हैं, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो सरकार भी अब क्या हुई, कंपनियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने लगी। सॉफ्ट कॉर्नर जैसे उन्होंने उन्हें छूट दिया,
जैसे सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्सेप्ट इंट्री। इन्होंने कहा कि भैया कंपनी आपको ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर में लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। पहले क्या था, आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, उसके बाद ही आप कोई कंपनी स्टार्ट करते थे। अब क्या है, सरकार ने कहा कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट 3। हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया, रेलवे था, एटॉमिक एनर्जी था, और आपका तीसरा कौन सा था, आपका तीसरा था आर्म्स। ठीक है, तो रेलवे था, एटॉमिक एनर्जी था और आर्म्स था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू। तो अधिकतर इंडस्ट्री के लाइसेंस को उन्होंने ख़त्म कर दिया, बोला कि इसमें लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फ्यू में 3। अगला है लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इन्होंने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में भी लिबरलाइजेशन दिया, मतलब आप कोई भी चीज़, अधिकतर चीज़ों को इन्होंने अलाउ किया कि आप इंपोर्ट कर सकते हो और कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो। हर चीज़ के लिए सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस। 1991 से पहले क्या था कि सरकार जो है, अधिकतर जो सरकारी कंपनियां जो है वो फिक्स करती थी, मार्केट पर बिना ध्यान दिए वो अपने हिसाब से लॉसेस में भी चल रहा है तो लॉस में बेच रही है, मतलब ये सिचुएशन चलता था। लेकिन अब क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स को कहा गया कि आप लोग अपने हिसाब से दाम भी फिक्स कर सकते हो। अगला क्या है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, सॉरी ये तो वही है। तो चौथा पॉइंट क्या है, ईजी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीड्योर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट पे कि अब जो है FDI, हमने आपको बताया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम लोग, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आती है उसी को हम लोग FDI बोलते हैं। तो अब क्या था कि कोई भी फॉरेन में रहने वाला अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको हमने कहा कि देखो आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करना, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना होगा, आप सिंपल पेपर वर्क करके भी हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी को बोलता है ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीड्योर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। तो कोई भी बाहर का हमारे इन्वेस्ट करना चाहता है, देखो पहले क्या था कि बहुत सारे कड़ा रूल एंड रेगुलेशन था, तो कोई भी भारत में इन्वेस्ट करने में डरता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1991 के बाद ये जो हमने सबसे पहले लिबरलाइजेशन पढ़ा, इसमें कहा गया, लिबरल किया गया कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, हम ज़्यादा आपसे पूछताछ नहीं करेंगे। पांचवा क्या है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये था कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। पहले क्या था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको बहुत सारे पेपर्स वर्क करना पड़ता था, तो उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर छठा पॉइंट क्या बोलता है, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब क्या है कि आप एज ए कंपनी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा तक ले जा सकते हो, इसमें सरकार दखल नहीं देगी। ठीक है, आप छोटे लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो कि बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो इस समय भी कंपनियां अपने लेवल पर सोच सकते हैं, लिबरल है, फ्री है सोचने के लिए। उस पर लास्ट है हमारा रिडक्शन इन टैक्स एट एंड रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। उस पर टैक्सेस में भी छूट दिया गया, सरकार ने कंपनियों को टैक्सेस में रियायत दी ताकि कंपनी इंकरेज हो सके। ये टैक्सेस में छूट दिया जाता है कंपनियों को इस वजह से ताकि कंपनियां इंकरेज हो सके कि हम लोग को काम करने के लिए यहाँ अच्छा माहौल मिल रहा है। ठीक है, और अननेसेसरी कंट्रोल तो हो ही गया, बेकार के कंट्रोल जो है वो हो गया। इसमें क्या था, प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग ग्रेट रोल टू private sector and reducing the role of public sectors. Privatization is the opposite of nationalization. To achieve this, government adopted the policy of planned disinvestment, that is transfer of business ownership and control from public to private by selling government share in it. तो प्राइवेटाइजेशन में क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब इसमें क्या था कि सरकार, जैसे एयर इंडिया है, अभी सरकार क्या करी, एयर इंडिया को बेच रही है। ठीक है, क्या करी, ये सरकारी कंपनी थी, तो इसमें क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स को कहा कि आप लोग आके इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको ये दे देंगे। तो इसमें क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स को ग्रेटर रोल देना पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर जो कारखाने या बिजनेस एंटिटी है उसमें। ठीक है, तो इसे हम लोग बोला क्या, प्राइवेटाइजेशन, इसे डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या है कि टू अचीव प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। इसमें कौन कौन से स्टेप लिया, सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इसमें क्या था कि इट मीन्स सेल अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन अ PSU टू प्राइवेट सेक्टर। सेज गवर्नमेंट रिड्यूस द शेयर होल्डिंग फ्रॉम 100 to 60 इन PSU बाय सेलिंग 40% ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। देखिए बेटा, आप लोग पिछले साल पढ़े हो, किसी भी कंपनी का 51% जिसके पास रहता है वो उसकी कंपनी होती है। तो सरकार ने सबसे पहले, जैसे LIC हुआ, कई सारी कंपनियाँ हुआ, उसमें क्या सरकार ने क्या किया कि कंपनियों का शेयर जो है बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, आज आपके पास जितने बैंक से SBI जितने बैंक आप देख सकते हो, उसमें सरकार किसी में 60% शेयर है, किसी में 70% शेयर है। अगर किसी में से भी सरकार ने 10% बेच दिया, अगर मान लो सरकार उसमें 50% से कम आ गई अगर, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। तो
तो सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब मान लो किसी कंपनी में 100 शेयर सरकार का, इसने क्या किया 10% बेच दिया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, प्राइवेट से जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया। उसका अगला क्या है, अगला क्या है, डी रिजर्वेशन ऑफ एरियाज फॉर्मली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो कई सारे सेक्टर जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर थे के लिए थे, उनको हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया कि आप भी आइए इसमें काम करिए। जैसे आपका ये है टेलीकॉम है, पहले सिर्फ BSNL हुआ करता था, फिर धीरे धीरे आज आप देख सकते हो आइडिया, यूनिनॉर तो मान लो अब मर्ज हो गया, डोकोमो, ये सब तो अब तो अधिकतर ये प्लेयर गायब ही हो गई, तो सब सिर्फ आपके पास जियो है, एयरटेल है। अब आता है तीसरा LPG का लास्ट, ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इन ग्लोबलाइजेशन एंटायर वर्ल्ड इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल मार्केट। Globalization leads to free movement of people, goods and services across boundary. Globalization paves the way to many MNC. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका है कोको कोला पेप्सी। ये कहाँ की कंपनियाँ हैं, ये सब फॉरेन की कंपनियाँ हैं, USA की, ठीक है, कुछ कनाडा की, कुछ USA की, आपके कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में सब कंपनियाँ अधिकतर तो USA की हैं। ये वहाँ की कंपनियाँ आके आपके यहाँ काम करती है, कैसे, ग्लोबलाइजेशन से। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बाहर से, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका सबसे पहला मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक दूसरे से इंटीग्रेट करना, मतलब कनेक्ट करना। आज के दौर में कोई भी इकोनॉमी अगर खुद के दम पर करे तो वो नहीं चल सकती, उसे बाहरी दूसरे देश के साथ अपने आप को कोरिलेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोलता है इन ग्लोबलाइजेशन एंटायर वर्ल्ड इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल मार्केट। तो यहाँ पर पूरे दुनिया में आज अगर आप जैसे ही यहाँ से KFC में एक, जैसे अब एक वो खरीदते हो, एक बकेट आप जैसे चिकन खरीदते हो, जो चिकन क्या बोलते हो उसे, तो आप जैसे ही खरीदते हो तो वहाँ पर USA में पता चल जाता है कि भैया बनारस के दलमंडी के पास से ये सामान खरीदा गया। तो ये चीज़ है, पूरा ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बाउंड्री। तो इसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, सामान हुए, लोग हुए, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह सर्विस हुए आसानी से मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो MNC जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आज भारत में काम करी और भारत की कंपनियां दूसरी जगह पर काम कर रही हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो टिल 1991 गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इम्पोर्ट इन वैल्यूज एंड वॉल्यूम्स टर्म, दो ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप। तो 1991 से पहले सरकार ने क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखा था, जिसके तहत कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले उसको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन उसके बाद तो इसमें सबसे पहले है इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। तो इसमें क्या था कि कोई भी जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकता है, इसके लिए मतलब सरकार से बहुत ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन के साथ ही सरकार ने अधिकतर में लिबरल कर दिया। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन, सरकार ने एक्सपोर्ट को खूब सारा प्रमोट किया, सरकार ने इंक्रीज किया कि सबको आइए एक्सपोर्ट करिए दूसरे देशों को। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर मतलब जो होता है आपका टैक्सेस होता है, जैसे कि आप बाहर बेचते हो या फिर इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो इसको टैरिफ आपके ऊपर टैक्सेस लगता है, तो इसको उन्होंने थोड़ा लिबरल किया, ठीक है। और लास्ट में है फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। तो ये दोनों तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से इन्होंने चेंज किया। और इसमें क्या था कि इन दोनों में बेसिकली क्या था कि आपके पास से फ़ॉरेन से अगर कोई भी पैसा आता है तो उसके खिलाफ़ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। कि पहले क्या था कि आप पैसा अगर आपके पास फ़ॉरेन से आ रहे हैं या आप फ़ॉरेन भेज रहे हैं तो ऐसे दोनों ही केसेस में आप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होता था, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज़ किया गया, पेनल्टी पहले बहुत ज़्यादा हाई थी उसे थोड़ा कम किया गया। तो इसका यही मेन मकसद था कि आप बाहरी देश के साथ आराम से कोई भी सामान खरीदे बेचें और पेमेंट भी उनको आसानी से कर दिया, वहाँ से पेमेंट भी रिसीव कर दीजिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितने थे LPG ख़त्म होते हैं। अगले जो वीडियो है इसमें हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंस को देखेंगे और एक दो टॉपिक और थर्ड लेसन का बचा उसे चेक करेंगे। ओके।